जय श्री राम। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने नवांश की उपयोगिता पर बात की थी कि नवांश का फलित में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इस पर हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, पर आखिरी वीडियो को बहुत सराहा गया और बोला गया कि इस श्रृंखला को आप आगे बढ़ाइए। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और रोचक परंतु सरल नियमों के बारे में बात करेंगे, जिसको आप आसानी से अपनी पत्रिका में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। नवांश कुंडली कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर तो जितनी चर्चा की जाए कम है। ऐसा कहा जाता है कि बिना नवांश कुंडली के लगन कुंडली नहीं देखनी चाहिए। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उसको देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है लग्नेश के नवांश आधिपति के बारे में। ये क्या बला है? देखिए, आपका कोई भी लगन हो सकता है। उदाहरण के लिए आपका तुला लगन मान लेते हैं। तुला लगन में लगन का स्वामी शुक्र बनता है। अब आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि शुक्र नवांश में किस राशि में गया। मान लेते हैं वहाँ पर वो सिंह राशि में गया, तो सूर्य आपका नवांश अधिपति बन जाएगा, लग्नेश का नवांश अधिपति। दोबारा दोहराता हूँ, आपके लगन का मालिक नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी को कहा जाता है लग्नेश का नवांश अधिपति। अब इसका करें क्या? हमें पता लग गया कि हमारा लग्नेश का नवांश अधिपति ये है। शास्त्रों का ये मत है, श्लोक अभी आपकी स्क्रीन पर आ भी गया होगा, कि लग्नेश का नवांश अधिपति यदि गोपुरांश में हो, गोपुरांश बोलते हैं 4 वर्गों कुंडली में, कोई भी 4 वर्ग कुंडली में यदि ग्रह स्वराशि का, उच्च का या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो उसको गोपुरांश कहा जाता है कि ये ग्रह गोपुरांश में चला गया। तो कहा गया अगर ये कोई जो भी आपका लग्नेश का नवांश अधिपति यदि वो गोपुरांश में चला जाता है तो आपको कई स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उस दौर में लिखा गया था जब स्वर्ण मुद्राएं चला करती थी और उसकी वैल्यू अच्छी खासी होती थी। आज तो स्वर्ण मुद्राएं आपके पास है या नहीं वो इतना मैटर नहीं करता, पर आपको संसाधन आपको मिल जाएगा, ये बताया गया है। मैं इस श्लोक को अप्लाई करने वाला नहीं हूँ अलग अलग कुंडलियों पर, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, इस श्लोक के माध्यम से पता लगता है कि लग्नेश का नवांश अधिपति कितना महत्वपूर्ण है, कि उसको क्यों देखना चाहिए। और मैंने देखा है नॉर्मली लोग उस पर ध्यान वैसे नहीं देते जैसे देना चाहिए। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि लग्नेश का नवांश अधिपति कुंडली में जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा उसके साथ आपका कनेक्शन हमेशा के लिए बन गया। जिंदगी भर उस भाव को लेकर चिंता, सुख, दुख, भोग आप फील करते रहेंगे। मेरी बात समझिएगा। कई बार क्या होता है कि एक समस्या आई, आप उस समस्या के दौरान उस से पीड़ित हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक उदाहरण के लिए आपके करियर में प्रॉब्लम आ गई। आपने लोगों को बताया, हल ढूंढने की कोशिश की कि भाई मेरे करियर में अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, ये बुरा वक्त चल रहा है। थोड़े समय में सही हो गया और आप बिल्कुल दोबारा हरे भरे। ऐसी प्रॉब्लम नहीं, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ जो ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। आप बार बार उसके साथ कनेक्ट फील करेंगे। कैसे? आपको ये देखना है कि आपका लग्नेश का नवांशाधिपति कुंडली में किस ग्रह के साथ है और उस ग्रह के साथ वो वहाँ मित्र संबंध बना रहा है या शत्रु संबंध बना रहा है। बहुत सिंपल सा नियम है, इसको मैं एक एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। आप अपने पास एक कुंडली बना लीजिए, वृषभ लगन की कुंडली बनाते हैं। अब वृषभ लगन में लग्नाधिपति हुआ शुक्र। अगर शुक्र नवांश कुंडली में बुध की राशि में बैठ जाए तो हम कहेंगे बुध लग्नेश का नवांशाधिपति हुआ। मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे कि लग्नेश को नवांश कुंडली में देखा, किस राशि में गया, उस राशि के अधिपति को हमने कह दिया ये लग्नेश का नवांशाधिपति है। थोड़ी देर के लिए बुध को मान लेते हैं। अब बुध अगर जन्म पत्रिका में सूर्य से युति करके बैठा है, जो कि नॉर्मली सभी लोगों का बैठा होता है, सूर्य बुध आसपास रहते हैं,
तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आपके नवांशाधिपति का संबंध आपके चतुर्थ भाव के स्वामी से हो गया, चौथे घर के मालिक से हो गया। ये चौथा घर कहाँ से आया भैया? वृषभ लगन में अगर आप 2 नंबर की लगन कुंडली बनाएंगे तो आपके चौथे भाव में सिंह राशि आएगी। तो आपके लग्नेश का नवांशाधिपति जो कि बुध है, जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठ गया। अब आप लोग जानते ही होंगे कि बुध सूर्य को मित्र मानता है। ऐसी परिस्थिति में हमें ये कहना होगा कि ये जातक जिसकी ये पत्रिका है उसको घर का, कुटुंब का, परिवार का सहयोग निरंतर मिलता रहेगा, उसके साथ उसका कनेक्शन जिंदगी भर के लिए बन गया। मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूं कि वो जो ग्रह नवांशाधिपति है, जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ युति करे, जन्म कुंडली में जिस ग्रह के साथ युति करे, युति मतलब साथ बैठे, अगर वो मित्र है, उसका अच्छा संबंध बन रहा है, तो आप कहिए ये तो आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर शत्रु का संबंध बना है तो उस घर की वजह से आप परेशान रहेंगे, उस घर की वजह से आपको दिक्कतें आएंगी। मैं अब आपके सामने एक पत्रिका रख रहा हूँ, इस नियम को अभी हम और अच्छे ढंग से समझेंगे। अब मैं आपके सामने एक पत्रिका रखता हूँ, इस पत्रिका के माध्यम से समझते हैं कि इस कुंडली में क्या क्या परेशानी या क्या क्या अच्छी चीज़ें जातक के साथ हो सकती है। ये कुंडली है 12 अक्टूबर 1977 की, 12 अक्टूबर 1977। समय है 4:15 दोपहर के। आगरा उत्तर प्रदेश का जन्म है। अब जिस जातक की ये कुंडली है उसका लगन कुंभ है, दूसरे भाव में केतु है, पंचम में गुरु मंगल की युति हो रही है, सप्तम में लग्नेश शत्रु राशि का बैठा है, और अष्टम भाव में मल्टीपल प्लैनेट की कंजंक्शन है। बहुत सारे ग्रह साथ बैठे हैं जिनमें शुक्र है, चंद्र है, बुध है, राहु है, सूर्य है। ये एक पत्रिका हमारे पास आई। अब हम इस पत्रिका में अगर इस नियम को लगाने का प्रयास करें, इस पत्रिका में दिखता है कि इसका लग्न अधिपति शनि जन्म कुंडली में सिंह राशि में है और नवांश में वो वृषभ में चला जाता है जो कि शुक्र की राशि होती है। तो इस कुंडली में लग्नेश का नवांश अधिपति हुआ शुक्र। अब इस पत्रिका में शुक्र बैठा है अष्टम भाव में, जन्म को पत्रिका में शुक्र हो गया नीच का। शुक्र के साथ हमें वहाँ पर 3-4 ग्रह की युति दिख रही है। शुक्र के साथ चंद्रमा भी है, राहु भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। अब अगर इस नियम को हमें लगाना होगा, हमें यहाँ पर देखना होगा कि शुक्र के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा ग्रह है अंशों के आधार पर। यहाँ पर शुक्र जो आप पत्रिका देख रहे हैं उसमें उसकी जो डिग्री है वो है 0, लगभग 0 अंशों पर है। अभी एंटर ही किया था इस राशि में। और वहाँ पर जो बाकी 4 ग्रह बैठे हैं उसमें जो सबसे करीब उसके बैठा है वो है चंद्रमा। अब हम ये जानते हैं कि शुक्र चंद्रमा के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं रखता, शुक्र चंद्रमा को मित्र नहीं मानता। चंद्रमा शुक्र को के लिए सम है लेकिन शुक्र चंद्रमा को मित्र नहीं मानता। अब ऐसे में हम कहेंगे कि आपका नवांशाधिपति, लग्नेश का नवांशाधिपति एक ऐसे ग्रह के साथ विराजित है जिस ग्रह को वो मित्र नहीं मानता। लग्नेश का नवांशाधिपति नीच का अष्टम भाव में है। लग्नेश का नवांशाधिपति इस कुंडली के छठे के मालिक चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है। क्या मुझे यहाँ पर शुभ फल कहने चाहिए? तो उत्तर है नहीं। यहाँ पर हमें ये कहना होगा कि ये जो योग है ये कोई खास शुभ परिणाम नहीं देगा। ये तो एक बात रही। लेकिन अगर फलित करना हो तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्योंकि आपके छठे घर का स्वामी लग्नेश के नवांशाधिपति से कनेक्ट हो रहा है और दोनों में मित्रवत संबंध नहीं है, अतः मामा पक्ष, लोन, बीमारी आपका जीवन भर साथ चलते रहेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि इन 3 चीज़ों से एक हाथ की दूरी बना के चलिए। यहाँ पर अगर आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होने का प्रयास करेंगे, लोन से काम चालू करना चाहेंगे, मामा के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, या अगर भगवान ना करे कोई रोग हो जाता है तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपके साथ ताउम्र चलती रहेगी। अब ये 3 चीज़ों में भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है ये निर्भर करता है वो ग्रह कौन सा है। जैसे चंद्रमा है वो ग्रह, तो हम मामा से ज़्यादा मौसी पर ध्यान देंगे, क्योंकि छठे भाव से न केवल मामा देखा जाता है, मौसी भी देखी जाती है। और
रोग रोग भी ऐसे जो या तो सर्दियों की वजह से हो, जैसे पल्मोनरी रोग होते हैं, लंग्स रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो हुए। ऐसे रोग जो कैसे कहें कि दीर्घकालिक नहीं होते हैं, अपना प्रभाव दिया फिर रुक गए, फिर अपना प्रभाव दिया फिर रुक गए, इस तरह की परेशानी आपको ज़िंदगी भर अपने साथ झेलनी होगी। जिस जातक की ये कुंडली है उसको एपिलेप्सी की परेशानी है, और दूसरा लंग्स रिलेटेड इश्यूज जातक को है। मामा पक्ष में कोई है नहीं तो इससे लिए कोई संबंध वहाँ से बना नहीं, यहाँ पर इस तरह की दिक्कत आई। और जातक को कहा गया कि आप इसकी दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें, क्योंकि ये दीर्घकालिक रोग की ओर इंगित करता है। वैसे भी यहाँ पर चंद्रमा, बुध, सूर्य, राहु, केतु एक्सेस में है, तो ये इस तरह की परेशानियों के संकेत देता है। कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे क्लास करेंगे या इस तरह का सेशन रखेंगे तो ज़रूर बात करेंगे, पर यहाँ पर हमें ये देखने को मिला। अभी मैं आपके सामने एक और पत्रिका रख रहा हूँ जहाँ पर ये योग बड़े अच्छे ढंग से फलीभूत हुआ और उसमें जातक को फ़ायदा हुआ। अब ये जो दूसरी पत्रिका आप देख रहे हैं, इनकी जन्म तिथि है 12 फरवरी 1965, 12 फरवरी 1965, 1855 आवर्स, दैट इज़ 6:55 PM, शाम को 6:55। जन्म स्थान है केप कोमोरिन, तमिलनाडु का। ये सिंह लगन की पत्रिका है। लग्नाधिपति सप्तम भाव में शनि के साथ विराजित है। योग कारक मंगल दूसरे भाव में वक्री मौजूद है। चौथे भाव में केतु बैठा है। छठे घर में शुक्र बुध की युति हो रही है, और दशम भाव में राहु है। भाग्य स्थान में पंचम का स्वामी गुरु विराजित है, और चंद्रमा जो कि 12वें का स्वामी है लाभ भाव में बैठा है। अब इस पत्रिका में अगर हम ये नियम लगाना हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरा लग्नेश है सूर्य, वो नवांश में किस कुंडली में गया, किस राशि में गया। जब हम देखते हैं तो नवांश में वो नीच हो जाता है। हम यहाँ पर नीचता उच्चता छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि शुक्र की राशि में ये गया है, शुक्र उसका नवांशाधिपति है। अब हम जन्म पत्रिका में वापस आते हैं और ढूंढते हैं कि शुक्र कहाँ विराजित है। हमें पता लगा शुक्र बुध के साथ विराजित है। किस भाव में? छठे भाव में। शुक्र बुध के साथ विराजित है, तो हम ये देखेंगे कि बुध शुक्र में परस्पर संबंध कैसा होता है, मित्रता है या शत्रुता। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं या आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुक्र और बुध परस्पर मित्र है। ऐसी परिस्थिति में बुध जो कि इस कुंडली में लाभ और धन का स्वामी है, उसके साथ नवांशाधिपति का बैठना, मित्रवत होकर बैठना, ये इंडिकेट करता है कि जातक के जीवन में पैसे की कमी नहीं देखने को मिलेगी। ज़िंदगी भर उसको अपने जीवन में सेकंड हाउस और 11th हाउस की सिग्निफिकेशन थ्रू आउट पॉजिटिव मिलेगी। अब इसमें हम बात जोड़ सकते हैं कि इस कुंडली का योग कारक भाग्य का स्वामी मंगल दूसरे भाव में था, शायद इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। हम ये कहें कि दूसरे घर का स्वामी अपने से 5वें जाके बैठा था। योग कई बन सकते हैं, लेकिन एक योग के साथ दूसरा योग जुड़ के ज्योतिष में 1 और 1 11 बना देते हैं या उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। उस आधार पर क्योंकि ये दोनों साथ बैठे हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि इस जातक को आर्थिक रूप से कभी नुकसान नहीं होगा। इसके कुंडली में हम जानते हैं कि लग्नेश सप्तम में है, शनि से पीड़ित है, और लग्नेश जो है सूर्य तुला नवांश में चला गया है। उन सब की अपनी परेशानियां और जीवन में जो उतार चढ़ाव होंगे वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरा और 11वां घर ये दोनों सेफ हो गए क्योंकि नवांशाधिपति इनके साथ जाकर बैठ गया है। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ में आया हो। अब ये जो पत्रिका अभी आप देख रहे हैं, इस पत्रिका पर आप काम करके मुझे बताएंगे कि इस जातक के जीवन में किस तरह का प्रभाव रहा होगा। मतलब नवांश का ये योग अगर हम लगाएं तो इस कुंडली में किस घर का नुकसान या फ़ायदा जातक को जीवन भर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको नया कुछ सीखने को मिला हो। यदि हाँ तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप यहाँ पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं अगली बार इसी नवांश के किसी रोचक तथ्य के साथ, रोचक सूत्र के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।